दिस इज हिमांशु रंजन, नाम तो सुना ही होगा। टुडे आई केम अप विथ एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर अकाउंट्स। एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर अकाउंटेंसी से रिलेटेड आज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और ये एमसीक्यू आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, तो आप ये पीडीएफ को आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी क्वेरी है तो आप पूछ लेना, आपको आंसर जरूर मिलता है वहां पे। कुछ लेट होगा बट आपको जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is our revenue expenditure? इसमें से कौन है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो कंज्यूमेबल स्टोर रेवेन्यू होता है, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस भी होता है रेवेन्यू, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वो भी रेवेन्यू होता है। दैट मींस कि जो इसका आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है, तो कंज्यूमेबल स्टोर भी रेवेन्यू नेचर में आता है। टैक्स एंड लीगल एक्सपेंसेस उसको भी आपको रेगुलर देना पड़ता है, वो भी रेवेन्यू के अंदर आएगा। रेंट ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग आपको रेंट भी तो रेगुलर देना पड़ता है पर मंथ, या जिसके हिसाब से पेमेंट करते हो तो वो भी रेगुलर होता है। दैट मींस कि वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, AS9 इज रिलेट टू, AS9 किससे रिलेट करता है? AS9 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। AS9 रिलेट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए मैं बता देता हूं आपको, जो भी AS का नाम है, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, इंड AS का नाम है, आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना होगा। सारा AS और इंड AS का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। AS9 देखिए यहाँ पे पूछ दिया, कुछ भी एस, कोई भी एस का नाम पूछ देगा, कोई भी आपको इंड एस का नाम पूछ देगा, तो आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स्ड इन ओनस। कौन सा द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स्ड, अगर बिल किसी को इंडोर्स करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स्ड इज नोन एज इंडोर्सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए, इंडोर्सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फीचर या फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें से कौन है, इसमें से क्या है जो फीचर्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का? तो इसमें फीचर्स है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कि इट फॉलो नॉमिनल अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हो, जो भी आप बनाते हो, इसका जो भी एनटीओ मतलब एनपीओ से में जो आप सम बनाते हो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनता है, उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनता है। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो ना, तो उसमें जो ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल भी इंक्लूड होता है। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड। तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डेट which are not bad is known as, the date which are not bad is known as good date, ठीक है, is known as good date। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
ए ट्रांजेक्शन विथआउट इमीडिएट कैश पेमेंट, एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो विथआउट इमीडिएट कैश पेमेंट, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन विथआउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट, सॉरी, ए ट्रांजेक्शन विथआउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट इज नोन एज, तो किसका आंसर हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन। नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ए ट्रांजेक्शन विथआउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डैश लायबिलिटी रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी ऑल दोस अमाउंट व्हिच आर इंटाइटल्ड टू द प्रोप्राइटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है कि गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट पाई एट ए प्राइस so as to include a profit of 33.33% on cost if the value of closing stock of department pi is 48,000 rupees, so then the amount of a stock reserve on closing stock will be, आपको जो closing stock होगा 48,000, तो बोल रहा है कि the amount of a stock reserve on closing stock, तो आपसे stock reserve पूछ रहा है closing date, closing stock का, ठीक है, stock reserve पूछ रहा है closing स्टॉक का। तो देखिए आपको यहाँ पे कैसे बनाना है, बहुत ही इजी है, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट 48,000 है और आपका जो प्रॉफिट है वो 33.33% ऑन कॉस्ट है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, दैट मींस कि 1/4 ऑन सेल होगा, ठीक है, 1/3 ऑन कॉस्ट दैट मींस कि 1/4 ऑन सेल, ठीक है, 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल होगा, तो 48,000 है आपका द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट आपका 48,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बाय डेट रिकवर्ड 1,000 इट विल बी, अगर आप बाय डेट रिकवर करते हो तो इट विल बी क्रेडिटेड टू बाय डेट रिकवर्ड अकाउंट, तो इसका क्या होता है जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बाय डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्रेडिटेड टू बाय डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट परफेक्टली, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, डैश कंटेन्स द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स दैट आर रिटर्न्ड बाय यस टू आवर क्रेडिटर, तो इसका जो आंसर होगा आपका रिटर्न्ड आउटवर्ड होगा, रिटर्न्ड आउटवर्ड को ही परचेस रिटर्न बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी रिटर्न आउटवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश कांसेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, तो इसका कौन कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, तो वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कैपिटल प्रॉफिट कैसे अराइज होता है, कैपिटल प्रॉफिट आप
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से भी कर सकते हो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर से भी कर सकते हो, प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ प्रॉफिटेड शेयर से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ए ट्रायल बैलेंस। इसमें से जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से बताइए कि ट्रायल बैलेंस किसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ट्रायल बैलेंस ना ही एरर ऑफ ओमिशन को डिटेक्ट कर सकता है, और ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल को, और ना ही एरर ऑफ मिस पोस्टिंग को डिटेक्ट कर सकता है। दैट मींस कि इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, द कंसेप्ट दैट the business is assumed to exist for an indefinite period and is not established with the objective of closing down in referred as। ठीक है, indefinite period के लिए बिजनेस चलेगा, तो indefinite period के लिए बिजनेस चलेगा तो क्या होगा, वो होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यहां पे भी देखिए आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, गोइंग कंसर्न। यहां पे भी आप देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है, the concept that business is assumed to exist for a indefinite period and it is not established with the objective of closing down is referred as is known as going concern concept। ठीक है, going concern concept क्या बोलता है ना कि बिजनेस एक बार आप चालू कर दिया तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, in the hire purchase system interest charged by vendor is calculated on the basis of। हायर परचेस सिस्टम में जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो कैलकुलेशन होता है वो किसके हिसाब से किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के हिसाब से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोलता है, गुड्स आर transferred from department A to department B at a price so as to include a profit of 33.33% on cost if the value of closing stock of department Y is 36,000 then the amount of stock reserve on closing stock will be। यहाँ भी आपको स्टॉक रिजर्व पूछा है, और आपका जो देखिए क्या लिखा है कि गुड्स ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, प्राइस सो एज टू इंक्लूड प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। तो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 36,000, तो आपका जो आंसर आएगा $9,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 9,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बैड डेट रिकवर्ड 750 इट विल बी। तो कैसे सेकंड डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैसे अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होता है, तो क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, कैसे अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होता है, जो भी इसका एंट्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी, बैड डेट क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ जनरल। जनरल का क्या फंक्शन होता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ जनरल। जनरल का फंक्शन है एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 देखो,
द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू acquire an asset that will benefit the business for more than one accounting period is referred to as, तो उसको बोला जाता है एक साल से ज़्यादा का, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। द आउटफ्लो ऑफ फंड टू acquire an asset that will benefit the business for more than one accounting period is known as कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द कॉस्ट ऑफ ए fixed asset of a business has to be written off over its, the cost of fixed asset of a business has to be written off over its estimated useful life होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, excess of minimum rent over royalty is known as short budgeting, short budgeting। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट budgeting। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स द सेम इज रिकॉर्डेड इन, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को आप प्राइमरी में रिकॉर्ड नहीं करते हो, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक द सेम इज रिकॉर्डेड इन, तब उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा? उसको जो रिकॉर्ड करिएगा वो आप करिएगा जनरल प्रॉपर में, जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता ना वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 24 का हो जाएगा ए। 25 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, नॉट ए फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस बोला। ठीक है, इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विच आर स्ट्रक्चर्ड इन वेरियस लेजर अकाउंट, इट डज नॉट प्रोवाइड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, डी ऑल द ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हेंस इट इज द प्राइमरी बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स्ड इज नोन एज इंडोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का बेसिक फीचर होता है द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द कोवेंचरर इन द एग्रीगेट रेशियो। ठीक है, एग्रीगेट रेशियो में शेयर किया जाता है। द कोवेंचरर में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, सही है। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व्ड व्हेन द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्लोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, किसका है जो क्रेडिट बैलेंस होता है? वो होता है परचेस रिटर्न अकाउंट का, परचेस रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गेन सेल 3,60,000, परचेस 3,20,000 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपका 68,000 दिया हुआ है एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन पोस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक से पूछा है, तो आपको क्या करना है? बस आप ट्रेडिंग पीएल बना लो। सेल कितना दिया है? 3,60,000। ठीक है, परचेस दिया है 3,20,000,
3,20,000 दिया परचेस ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग स्टॉक में दिया है, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 68,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन कॉस्ट डैट मीन्स की 1/5 ऑन कॉस्ट डैट मीन्स की 1/6 ऑन सेल, तो 1/6 ऑन सेल अगर करते हो तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, ठीक है 60,000 आ जाएगा। 3,60,000 को आप इंटू करोगे 1/6 से तो 60,000 आएगा, ठीक है 60,000 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना वो 88,000 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होने वाला है, क्योंकि ये जो आंसर है वो आपका नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। as per AS1 which of the following is not a fundamental accounting assumption। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपको पता होगा, गोइंग कंसर्न एक्रुअल कंसिस्टेंसी दिन होता है, गोइंग कंसर्न एक्रुअल कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं होगा, ठीक है कंजर्वेटिव यहाँ पे नहीं होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग आंसर, तो कंजर्वेटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नेम द बुक इन विच एंट्री आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट इश्यूड। डेबिट नोट इश्यूड परचेस रिटर्न बुक। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी परचेस रिटर्न बुक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज फिक्स्ड एंड करेंट। तो वो होगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ठीक है 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। 33 देखिए, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ ए कैलेंडर ईयर बाय ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फ्रॉम देन फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज ड्राइंग टू बी कंप्लीटेड। तो वो होता है अगर स्टार्टिंग में होता है 6.5, फिर 6.5 6 5.5 में होता है, बट यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग पूछ रहा है फर्स्ट सैलरी एवरी मंथ, ठीक है बिलोंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे होगा आंसर आपका 6.5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डेल क्रेडिटरी कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी, किस लिए डेल क्रेडिटरी कमीशन दिया जाता है? फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट के लिए डेल क्रेडिटरी कमीशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जनरल का क्या फंक्शन होता है? एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू इन्वेंट्री विच हैज ए मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट और लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड, दिस इज in accordance with the accounting principle of, तो हो जाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा कंसिस्टेंसी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू इन्वेंटरी व्हिच हैज ए मटेरियल इफेक्ट इन करेंट और लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड, तो हो जाएगा कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी। डिप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, वो डिप्रिसिएशन में प्रोसेस होता है एलोकेशन का। 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी एलोकेशन। 38 देखिए, 38 क्या बोलता है? 38 बोलता है AS9 इज रिलेटेड टू, AS9 क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एन अमाउंट स्पेंट इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए फैक्ट्री इज नोन एज, तो भी स्टार्टिंग करते हैं फैक्ट्री का तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एज पर AS15 रिवाइज्ड superannuation scheme which has relevance only to the final salary and number of year of service is
तो वो होता है डिफर्ड बेनिफिट स्कीम। डिफर्ड बेनिफिट स्कीम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफर्ड बेनिफिट स्कीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आज का जो क्लास था, आज इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कस किए आप लोग के साथ। तो वीडियो अगर आप लोग के लिए यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो आज आप वीडियो यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू।